नमस्ते, मेरा नाम करण है। मैं अपनी माँ का इकलौता बेटा था, लेकिन यह सिर्फ नाम का था। मेरे कंधों पर एक भरी पूरी जिंदगी का बोझ था, जिसमें घर की जिम्मेदारियां और 4 छोटी बहनों का भविष्य शामिल था। अभी मैंने 10वीं की परीक्षाएं खत्म ही की थीं कि किस्मत ने एक ऐसा खेल खेला कि मेरे पिताजी अचानक इस दुनिया से चले गए। इस दुर्घटना ने मेरे सारे सपने तोड़ दिए और मुझे पढ़ाई छोड़कर कमाने पर मजबूर कर दिया। मेरा दिल बहुत कुछ करना चाहता था, एक सफल इंसान बनना चाहता था, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। मैंने चुपचाप अपनी तकदीर को गले लगा लिया। शुरू में मुझे अपने मोहल्ले में ही छोटे मोटे काम मिले, लेकिन समय के साथ साथ खर्चे बढ़ते गए और मैं इस स्थिति से बहुत मायूस हो चुका था। एक दिन मेरा चचेरा भाई विकास मेरे पास आया। उसने बताया कि वह विदेश जा रहा है एक अच्छी नौकरी के लिए और मुझसे पूछा कि क्या मैं भी उसके साथ चलूंगा। मैंने एक पल भी न सोचा और हाँ कर दी। मैं इस रोज रोज की गुलामी से तंग आ चुका था। इसने मुझे मानसिक रूप से थका दिया था। माँ और बहनों को मनाने में कुछ दिन लगे, लेकिन आखिरकार मुझे घर से इजाजत मिल गई। मैंने अपने यात्रा दस्तावेज जमा किए और भगवान का नाम लेकर अपनी यात्रा की तैयारी में लग गया। इसी दौरान मेरी बड़ी बहन के लिए एक रिश्ता आया। वह मुझसे उम्र में छोटी थी, लेकिन सब बहनों में सबसे बड़ी। मेरी उसके साथ सबसे ज्यादा बनती थी। मैंने लड़के के परिवार से मिलकर सिर्फ सगाई के लिए हाँ की, क्योंकि मैं अपनी बहन की शादी धूमधाम से करना चाहता था और यह भी चाहता था कि जब तक शादी में समय है वह अपनी पढ़ाई पूरी कर ले। इन्हीं सोचों और उम्मीदों के साथ मैं घर वालों की दुआओं के साथ एयरपोर्ट के लिए निकल पड़ा। जाने से पहले मैं अपने चाचा के घर गया और उनसे अपने परिवार की देखभाल का वादा लिया। बिना किसी पुरुष के घर छोड़कर आना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, मगर मैं एक पक्का फैसला कर चुका था और उसी पर कायम रहना था। वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और उसके बगल में घंटी को चालू करें। मैंने आंखें मूंदी, सिर सीट से टिका लिया और धीरे धीरे अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने लगा। मेरा नाम करण है और मैं एक मध्यम वर्ग के परिवार से संबंध रखता हूँ। मैं न सिर्फ अपने माता पिता का इकलौता बेटा हूँ, बल्कि अब अपने परिवार का मुखिया भी हूँ। मेरी कहानी जिंदगी की कठिनाइयों से भरी है। मुझे अपनी फैमिली बहुत प्यारी है और उनकी खुशियों के लिए मैंने अपनी खुशी की कुर्बानी देने का फैसला किया। दिल पर पत्थर रखकर ही सही, मैंने अपनी शिक्षा को अलविदा कह दिया। मैं कोई बहुत पढ़ा लिखा नहीं, मगर जिंदगी की हर कड़वाहट से वाकिफ हूँ। मैंने अपने परिवार को सुकून भरी छाया देने के लिए खुद को कड़ी धूप में जलाया। मेरे दिन बहुत मुश्किल से गुजरते थे। कभी कभी मैं सोचता था कि काश मैं अपना देश छोड़कर पराया देश कभी ना आता, लेकिन कभी कभी हमें न चाहते हुए भी मुश्किल फैसले करने पड़ते हैं। मैंने भी किए। मैं एक दिन में 3-3 नौकरियां करता था। एक वक्त की रोटी खाता और 2 वक्त के पैसे बचाकर रखता था। मुझे अपनी 4 बहनों की शिक्षा का खर्च पूरा करना था और उनकी अच्छे घरों में शादियां करनी थीं। इन सब के लिए मुझे अपनी जिंदगी के कई कीमती साल कुर्बान करने थे। मैंने हर चीज का एक प्लान बना रखा था, मगर मैं ये भूल गया कि हम जितने भी प्लान बना लें वह सब किस्मत के सामने धरे रह जाते हैं। मेरी जिंदगी की कहानी उस दिन एक नया मोड़ लेती है जब मेरी जिंदगी में एक नए शख्स का आगमन हुआ। एयरपोर्ट पर पहुंचकर मैं अंदरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ा। सामने मेरा कजिन विकास खड़ा था। हम दोनों इटली जा रहे थे। मैंने आगे बढ़कर उससे हाथ मिलाया। कुछ देर बाद हम चेकिंग वगैरह से फारिग होकर जहाज में सवार हो गए। मेरा दिमाग अभी भी अपने घर वालों की तरफ लगा हुआ था। मैं परेशान था कि वे सब कैसे रहेंगे। इसी परेशानी में डूबे हुए मैं नींद की वादियों में उतर गया। वह एक अजीब रात थी। कभी यूं लगता कि वह सिर्फ एक सपना था, लेकिन यह संभव नहीं था। वह सब वास्तविक जीवन का ही एक अध्याय था। मैं अपनी जिंदगी में आने वाली वह रात और वह लड़की कभी नहीं भूल पाऊंगा। वह पल मैं कभी नहीं भूल पाया जब वह मेरे साथ थी। वह बहुत सुंदर तो नहीं थी, लेकिन वह आकर्षक जरूर थी। दुनिया वालों की नजर में न सही, मगर मेरी नजर में थी। इस यात्रा में मेरी जिंदगी का एक और अहम किरदार मेरे साथ था। उसका नाम मीना था। वह उसी बिल्डिंग के 3रे फ्लोर पर रहती थी। कहने को वह ब्रिटिश नागरिक थी, मगर लगती वह एशियाई थी। हमारी पहली बार मुलाकात एक सुपरमार्केट में हुई। मैं उसकी ट्रॉली के पीछे खड़ा था और अगली बारी उसी की थी। वह अपने पर्स में बुरी तरह उलझी हुई थी। तभी काउंटर पर मौजूद एक लड़के ने, जो कि एक भारतीय था, मुझे बताया कि वह अपना पर्स खो चुकी है और अब उसके पास खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। मैंने उसकी मुश्किल देखते हुए उसके मना करने के बावजूद उसका बिल अदा कर दिया। बाहर आकर उसने मुझसे हिंदी में बात करना शुरू की तो मैं हैरान रह गया। मेरी हैरान शक्ल देखकर उसने बताया कि उसकी माँ हिंदुस्तानी थीं, इसलिए गुजारे लायक हिंदी उसे भी आती है।
उसके साथ चलते चलते मैंने एक बात नोट की कि वह मेरे ही रास्ते पर चल रही है। जब मैंने इस बारे में उससे पूछा तो उसने कहा कि वह उसी बिल्डिंग में रहती है जहां मैं जा रहा हूं। इस इत्तेफाक पर हम दोनों बेसाख्ता मुस्कुरा पड़े। उसने बताया कि वह एक छात्रा है, उसका नाम मीना है और वह करीब के कॉलेज में पढ़ती है। बातों बातों में उसने बताया कि वह एक हिंदू है और उसके माता पिता भी हिंदू हैं। अब हम लगभग रोज मिलने लगे थे। मैं अक्सर डायरी लिखा करता था, ये मेरी पक्की आदत थी। इस यात्रा में भी मेरी डायरी मेरे साथ थी। निर्धारित समय पर हम अपनी मंजिल पर पहुंच गए। यह इटली का शहर वेनिस था, जिसे प्रेम करने वालों का शहर भी कहते हैं। एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही मैंने आसमान की तरफ देखा। यह एक नया देश, एक अनजान शहर था। मैं अपने कजिन विकास के मार्गदर्शन में आगे बढ़ने लगा। बाहर आकर हमने टैक्सी ली। कुछ देर बाद हम एक पिछड़े हुए इलाके की तरफ बढ़ने लगे। वहां हर तरफ अजीबोगरीब और पुरानी इमारतें बनी हुई थीं। हर तरफ अजीब किस्म के लोग थे। एक पल को मेरा दिल इस माहौल से घबराकर वापस जाने को चाहा। आखिर मैंने हिम्मत करके बाहर कदम रखा। ये एक बोसदीदा और खस्ता हाल इमारत थी। वह जो सुकून और विकसित देश के सपने मैंने देखे थे, वह सब चकनाचूर हो गए। मेरा दिल किया कि मैं यहां से भाग जाऊं। हर तरफ बदबू फैली हुई थी। ये सब देखकर मुझे जोर से उल्टी आने लगी। दिल पर पत्थर रखकर मैंने आगे की तरफ कदम बढ़ाए। मुश्किल से हम चौथी मंजिल तक पहुंचे। सामने हमारा फ्लैट था। हम अंदर दाखिल हुए तो वह धूल मिट्टी से अटा हुआ था। यूं लगता था जैसे सदियों से यहाँ किसी का गुजर न हुआ हो। मैंने नाक पर रूमाल बांध लिया। मेरा कजिन भी मेरी ही हालत से गुजर रहा था। हमने हिम्मत करके आगे बढ़कर सफाई का काम शुरू किया। आखिरकार कुछ घंटों की मेहनत के बाद हम उसे रहने लायक बनाने में सफल हो गए। इस सब के बाद हम थकान से चूर हो गए थे। अभी हम कुछ खाने के बारे में सोच ही रहे थे कि हमारा पड़ोसी हमारे लिए एक ट्रे में कुछ सैंडविच और कॉफी ले आया। उसका नाम नीरज था और वह एक भारतीय बिजनेसमैन था जो यहाँ कारोबार के सिलसिले में आया हुआ था। हमने वह जल्दी जल्दी खाकर उसका शुक्रिया अदा किया और लंबी तान कर सो गए, क्योंकि अगली सुबह हमें नौकरी की तलाश में भी जाना था। आज मैं अपनी शिफ्ट पूरी करके आ रहा था कि रास्ते में मुझे मीना उदास बैठी हुई नजर आई। मैं उसके करीब गया और पूछा कि वह यहाँ क्या कर रही है और इतनी परेशान क्यों है। उसने बताया कि उसके माता और पिता के बीच आज फिर बहुत बड़ा झगड़ा हुआ है। मैंने उसकी बात सुनकर उसे अपने साथ आने को कहा और बोला कि तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे माता पिता से बात करूंगा। मेरी बात सुनकर उसने मेरी तरफ देखा और कहने लगी कि तुम उन्हें कुछ भी नहीं समझा सकते। मैं उसकी बात सुनकर उसे तसल्ली के अलावा कुछ न दे सका। कुछ दिन वह मुझे नजर ही न आई। मैंने उसकी एक दोस्त से उसके बारे में पूछा तो उसने बताया कि वह अपने माता पिता के साथ दूसरे शहर शिफ्ट हो गई है। मुझे थोड़ा बुरा लगा कि वह मुझे बताए बिना कैसे चली गई, लेकिन वह मुझे बताती भी तो क्यों? आखिर हमारा कौन सा कोई रिश्ता था? बहरहाल कुछ दिन मैं उसके बारे में सोचता रहा कि न जाने क्यों वह इस तरह अचानक यहाँ से चली गई। फिर मुझे ख्याल आया कि शायद इसकी वजह उसकी माँ हो। इन्हीं दिनों मैंने एक और नौकरी करनी शुरू कर दी थी। मैं एक दिन में 3-3 नौकरियां कर रहा था। इसके बावजूद खर्चे थे कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहे थे। मैंने न जाने कितनी बार बचत करने का सोचा ताकि इस बोसदीदा इलाके से किसी अच्छी जगह आवास ले सकूं, मगर हर बार कोई न कोई नया खर्च आ जाता। अब भी मैं बचत का ही सोच रहा था कि परिवार में किसी की शादी का शोर उठा। घर वालों को एक माकूल रकम भेजनी पड़ी ताकि वे अच्छी तरह शादी में शामिल हो सकें। गुजरते समय के साथ साथ जिम्मेदारियां भी बढ़ती जा रही थीं। मैं और नौकरियों की तलाश में पड़ गया। हर तरफ से जैसे मुश्किलों ने घेर लिया था। इन्हीं दिनों की बात है कि एक दिन एक मेडिकल स्टोर के बाहर मुझे एक नई लड़की नजर आई। मैंने बेसाख्ता आवाज देकर उसे रोक दिया। उसने पलटकर मेरी तरफ देखा और मुझसे मिलने के लिए मेरी तरफ आई। उसका नाम प्रियंका था। मैंने औपचारिक हालचाल के बाद उससे पूछा तो उसने बताया कि उसके माता पिता के बीच एक बार फिर उसको लेकर बहुत बड़ी बहस हुई है। उसकी माँ चाहती है कि वह पढ़े और पिता चाहते हैं कि नौकरी करे। मैंने उससे पूछा कि वह क्या चाहती है, तो उसने कहा कि वह पढ़ना चाहती है और साथ में पार्ट टाइम नौकरी भी कर लेगी। फिर हम काफी देर तक बातें करते रहे। एक दिन वह मुझे अपनी माँ से मिलाने अपने घर ले गई। जब मैं उसकी माँ से मिला तो वह मुझे बहुत जानी पहचानी लगी। बावजूद कोशिश के मैं उन्हें पहचान न सका। मैंने पूछ ही लिया। मेरी बात सुनकर वह हंसी और बोली, मैं सालों से यहाँ रह रही हूँ और तुम अभी आए हो तो मुझे कैसे जान सकते हो? उनकी बात में दम था, मगर अगले कई दिन उनका चेहरा मेरी याददाश्त से मल्लह न हो सका। एक दिन मैं रात की शिफ्ट से वापस घर लौट रहा था कि रास्ते में अचानक शोर सुनाई दिया। मैंने आगे जाकर देखा तो एक एक्सीडेंट हुआ था। एक लड़की जमीन पर पड़ी कराह रही थी। मैं तेजी से आगे बढ़कर उसे अस्पताल लेकर गया और इमरजेंसी में तुरंत जानकारी दी। वह होश में आ गई और डॉक्टर ने बताया कि वह ठीक है,
वह प्रियंका थी। वह मुझे देखकर मुस्कुराई और बोली, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरी जान बचाई। मैंने कहा, कोई बात नहीं, इंसानियत के नाते यह मेरा फर्ज था। थोड़ी देर बाद वह आंखें मूंद कर लेट गई। मैंने उसकी तरफ देखा। वह बहुत आकर्षक थी। उसके नैन नक्श बहुत खूबसूरत थे। वह बेपनाह सौंदर्य की मालकिन थी। मेरी नजर उसके बालों पर ठहर गई। वह जल्द ही नींद की वादियों में खो गई। अगले दिन मैंने नौकरी से छुट्टी ले ली और पूरा दिन उसकी देखभाल में गुजारा। वह मेरे अच्छे व्यवहार से काफी प्रभावित हुई। मैंने भी उसका ख्याल रखने में कोई कसर न छोड़ी। कुछ दिन बाद जब वह अस्पताल से छुट्टी मिल गई तो मैं उसे उसके घर छोड़ने गया। वह भी एक फ्लैट में रहती थी, मगर वह मेरे फ्लैट से कई गुना बेहतर था। मैंने उसे उसके कमरे तक पहुंचने में मदद की, फिर किचन में जाकर उसके लिए कुछ खाने को बनाया। शाम से पहले वह शुक्रिया अदा करके सो गई। धीरे धीरे हमारी मुलाकातें बढ़ने लगीं। वह धीरे धीरे मेरे दिल में अपनी जगह बनाने लगी थी। मुझे उसके बिना रहना मुश्किल लगने लगा। एक दिन मैंने अपने दिल की बात उससे की तो उसकी तरफ से सकारात्मक जवाब सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। फिर मैंने उसकी खातिर बचत करना शुरू कर दी। वह खुद भी नौकरी करती थी और पढ़ाई भी कर रही थी। इन्हीं दिनों मेरी बहन की शादी की तारीख तय हो गई। माँ ने जब मुझे यह बात बताई तो मैं यह सोचकर दुखी हुआ कि मुझे बताए बिना ही तारीख भी तय कर दी गई। बहरहाल बहन से बात करके उसे बधाई दी और दुआएं दी। मैंने प्रियंका को भी इस बारे में बताया। उसने सुनकर मुझे बधाई दी। हम रोज मिलने लगे थे। मैंने अब उसके साथ ही नौकरी शुरू कर दी थी। हम साथ जाते और साथ वापस आते। एक दिन मैंने उसे शादी के लिए प्रपोज कर दिया और उसने हाँ भी कर दी। मैं अभी तक उसके परिवार के बारे में नहीं जानता था। जब मैंने इस बारे में उससे पूछा तो उसने बताया कि उसकी कोई फैमिली नहीं है, वह एक अनाथालय में पली बढ़ी है। उसकी बात सुनकर मुझे काफी दुख हुआ। मैंने उसे तसल्ली दी और हमेशा उसका साथ देने का वादा किया। मेरा इरादा जल्द ही उससे शादी करने का था। इससे पहले मैं अपने घर वालों से बात करना चाहता था। मैंने माँ को फोन करके सारी बात बताई तो माँ कुछ पल के लिए बिल्कुल खामोश हो गईं। फिर उन्होंने जो बात मुझे बताई उसने मेरे इर्द गिर्द धमाके कर दिए। माँ ने मुझे बताया कि मेरा विवाह बचपन में ही एक कजिन से हो गया था। कितने ही दिन मैं माँ की बात पर यकीन करने की कोशिश में लगा रहा। कितने ही दिन मैंने प्रार्थनाएं की कि काश ऐसा न हो, मगर हकीकत वही थी जो मैंने सुनी थी। फिर मैंने एक अचानक फैसला किया और प्रियंका से शादी की तारीख की बात कर दी। उसने इतनी जल्दी करने की वजह पूछी तो मैंने उसे असली बात नहीं बताई। बहरहाल वह शादी के लिए राजी हो गई। मैंने अपने कजिन और कुछ दोस्तों को इकट्ठा करके बताया और शादी के इंतजाम करने को कहा। मेरे दोस्तों ने मिलकर काफी अच्छा इंतजाम कर लिया था। अगले हफ्ते ही हमारी शादी हो गई। वह दिन मेरी जिंदगी का सबसे खुशी भरा दिन था, मगर मैं नहीं जानता था कि वह खुशियां अस्थायी थीं। मैंने फिर से नौकरी पर जाना शुरू कर दिया था और प्रियंका भी मेरे साथ ही जाती थी। मैं मुश्किल से ही खर्चे पूरे कर पा रहा था कि एक दिन माँ की कॉल आई और उन्होंने मुझे बताया कि मैं जो पैसे उन्हें भेजता था उससे बचत करके उन्होंने एक सिलाई सेंटर खोल लिया है घर में, जिससे काफी अच्छी कमाई हो जाती है। तुम अब पैसे मत भेजना, बल्कि मैं खुद तुम्हें पैसे भेजा करूंगी और तुम भी कोशिश करके जल्द वहां से वापस चले आना। मैं उनकी बात सुनकर हैरानी में पड़ गया। चलो खर्चों की तरफ से मेरी परेशानियां एक हद तक कम हो गईं, मगर वापस आने की बात मेरे लिए परेशान करने वाली थी। कुछ दिन सोच विचार के बाद मैंने एक फैसला किया कि जितने भी पैसे जमा हुए थे उन्हें लेकर मैं हिंदुस्तान जाकर अपना कारोबार शुरू करना चाहता था। मगर मैं प्रियंका को अकेले छोड़कर कैसे जा सकता था, और अगर उसे साथ लेकर जाता तो माँ से क्या कहता। मैं दोहरी मुश्किल में फंस गया था। सोच सोचकर मेरा दिमाग फट रहा था। कोई हल नहीं समझ आ रहा था। तभी मैंने प्रियंका को सारी स्थिति बताने का फैसला किया, क्योंकि आज नहीं तो कल मुझे वापस जाना ही था और प्रियंका को साथ लेकर ही जाना था। मेरी सारी बात सुनकर मेरा दिल तो नहीं मान रहा था, मगर मजबूरी में मुझे यह फैसला करना पड़ा। मैंने अगले हफ्ते की वापसी की टिकट बुक करवाई और जाने की तैयारी करने लगा। उस दिन मेरी रवानगी थी। मैं एक लंबे समय के बाद वतन वापस आ रहा था, मगर प्रियंका की वजह से काफी उदास भी था। वह भी दुखी नजर आ रही थी। मेरे सारे दोस्त मुझे मिलने आए थे, मगर इस सब में से मैं एक शख्स को भूल गया था, और वह थी मीना। यहाँ तक कि मैं उसे अपनी शादी में बुलाना तो दूर की बात, अपनी शादी की जानकारी तक न दे सका। और वह भी मुझे अरसा हुआ कहीं दुखी नहीं थी। न जाने कहाँ चली गई थी। मैंने अपने कजिन से उसके बारे में पूछा तो उसने बताया कि उसे नहीं मालूम कि वह कहाँ है। अरसा हुआ उसे किसी ने नहीं देखा। पता नहीं क्यों, मगर आज वह अचानक मुझे याद आई थी। इन्हीं सोचों में उलझा हुआ मैं एयरपोर्ट की तरफ निकल पड़ा। मेरा कजिन मेरे साथ मुझे छोड़ने आया था। एयरपोर्ट पहुंचकर अंदर की तरफ बढ़ते हुए मैंने उससे कहा कि प्रियंका का ख्याल रखना और मीना के बारे में अगर कुछ भी पता चले तो मुझे तुरंत बताना।
मेरी बात सुनकर उसने इस बात में सिर हिला दिया। मैं बिना बताए घर को चल पड़ा, लेकिन जैसे ही घर में दाखिल हुआ मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि मेरे सामने मीना और उसकी माँ बैठे थे। मेरे वहम व गुमान में भी नहीं था कि वह यूं मेरे घर में बैठी होंगी। जिसके बारे में मैं सोच सोच कर परेशान हो गया था, वह तो यहाँ मेरे घर में मेरे सामने बैठी थी। मुझे कुछ पल के लिए तो समझ ही नहीं आया कि क्या करूं, मगर जैसे जैसे मेरे होश जागने लगे मेरे दिमाग में सवालों की भरमार होने लगी। पहला सवाल जो मेरे दिमाग में आया वह यह था कि वह मेरे घर में क्या कर रही थी। आखिर वह यहाँ पहुंची किस तरह? और तो और उसकी माँ और पिता यहाँ क्यों हैं? क्या बात है कि वह यहाँ मौजूद है? क्या उसने मेरे घर वालों को प्रियंका के बारे में कुछ बताया तो नहीं? क्योंकि वह भले ही प्रियंका और मेरी शादी के बारे में नहीं जानती थी, मगर हमारे संबंध के बारे में जरूर जानती थी। वह मीना थी जो इतने दिनों से गायब थी, और मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह यूं मुझे मेरे ही घर में मिलेगी। अभी मैं इन सब में ही उलझा हुआ था कि उसने मेरी तरफ देखा। मेरे चेहरे पर घबराहट के इमोशन देखकर उसे शायद मेरी परेशानी का अंदाजा हो गया था। तभी वह मुस्कुराते हुए अपनी फैमिली समेत मेरे घर वालों से विदा लेकर चली गई। मैं अभी भी सदमे में था। खैर, फिलहाल के लिए तो बला टल गई थी। मैं आगे बढ़ा और अपने घर वालों से मिलने लगा। मैं एक लंबे अरसे बाद उन सबसे मिल रहा था। मेरी माँ की आंखों में बात बात पर आंसू आते जा रहे थे। मैं उन्हें चुप करवाने लगा, मगर मेरा दिमाग सिर्फ एक ही उलझन में था कि कहीं उसने मेरे घर वालों से कुछ कह तो नहीं दिया। वह उन्हें किस तरह जानती है? इन सब सवालों के जवाब पाने के लिए मुझे सुबह तक का इंतजार करना था। एक रिश्ता जो कभी समझ न आया वर्टिकल बार। अगली सुबह होते ही मैं उसकी तलाश में निकल गया। मुझे जरा अंदाजा नहीं था कि वह कहाँ रहती है। उसका कोई अता पता भी मेरे पास न था, न कोई संपर्क नंबर। मैं उसे ढूंढता तो आखिर कहाँ ढूंढता। आखिरकार पूरे दिन की तलाश के बाद मैं थक हार कर घर लौट आया। शाम होते ही मैंने माँ से पूछने का फैसला किया। खाने से फारिग होकर मैंने माँ से बातों बातों में जिक्र किया, तो उन्होंने जो कुछ मुझे बताया वह सुनकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। माँ ने बताया कि वह मेरी मौसी की बेटी है और वही मेरी बचपन की मंगेतर भी है। मैं एकदम परेशान हो गया। वह मेरी मंगेतर थी और मुझे पता भी नहीं चला। कुछ अरसा पहले, मेरी शादी से कुछ दिन पहले, माँ ने मुझे कॉल करके यह तो बताया था कि मेरा विवाह बचपन में ही एक कजिन से हो गया था। उस समय मैंने यह नहीं पूछा था कि वह कजिन कौन थी, मगर इसके बावजूद मुझे कभी शक भी नहीं हुआ कि वह कजिन मीना होगी। क्या पता उसे भी सबके बारे में न पता हो, मगर उसके व्यवहार से लग तो नहीं रहा था कि वह मुझे वहां देखकर हैरान हुई थी। इन्हीं सोचों में घिरा मुझे नींद आ गई। अगली सुबह माँ के बताए हुए पते पर जाने के लिए मैं घर से जल्दी निकल आया। कुछ देर की तलाश के बाद आखिरकार मैं पता ढूंढने में सफल हो गया। अब मैं उनके दरवाजे पर खड़ा दस्तक दे रहा था। थोड़ी देर बाद अंदर से किसी के आने की आवाज आई और उसके साथ ही दरवाजा खोल दिया गया। खोलने वाली ने जब मुझे दरवाजे पर खड़े देखा तो एकदम हैरान हो गई। फिर साइड पर होकर रास्ता देते हुए बोली कि अंदर आ जाओ। मैं उसकी रहनुमाई में उसके पीछे चलने लगा। अंदर एक कमरे में जाकर उसने मुझे बैठने को कहा और खुद भी मेरे सामने बैठ गई। मैंने उसकी तरफ देखा और बात शुरू की। क्या तुमने मेरे घर वालों को मेरी शादी के संबंध में बताया है? मेरा सवाल सुनकर वह मुस्कुरा दी। मेरी आवाज में साफ अंदेशे बोल रहे थे। मैंने उसकी तरफ सवालिया नजरों से देखा तो उसने कहा कि नहीं, मैंने कुछ भी नहीं बताया और नहीं बताऊंगी। मैं उसका जवाब सुनकर सुकून में हो गया और फिर उससे सबसे अहम सवाल करने लगा कि तुमने अब तक मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम मेरी कजिन और बचपन की मंगेतर हो? तो उसने कहा कि वह इस सब के बारे में कोई बात नहीं करना चाहती थी और यह बात बहुत पुरानी है। इस पर बात करके क्या फायदा? अब जब उससे इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता था तो मैंने भी माँ से बात करने का फैसला किया। जब माँ नहीं मानी तो मैंने उन्हें मेरी और प्रियंका की शादी के बारे में बता दिया। फिर कुछ समय के बाद मैंने प्रियंका को वापस लाने का फैसला किया। इस सब में काफी समय लग गया। वह यहाँ आकर काफी खुश थी। उसने जिंदगी में कभी परिवार नहीं देखा था। वह नहीं जानती थी कि फैमिली का एहसास क्या होता है, इसीलिए वह बहुत जल्द यहाँ घुल मिल गई थी। माँ भी उससे प्रभावित नजर आ रही थी। वह थी ही ऐसी दिल मोह लेने वाली। कुछ दिन बाद मेरी बहन की शादी थी। मैं अपनी प्यारी बहन की शादी बहुत शानदार तरीके से करना चाहता था। प्रियंका भी हर चीज में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही थी। आया तो मैं यहाँ कारोबार सेट करने था, मगर इन सब में समय ही न मिला और अब शादी की व्यस्तताएं भी सिर पर आ पड़ी थीं। इन्हीं दिनों मेरा कजिन विकास भी वापस आ गया। वह मेरी बहुत मदद कर रहा था। शादी के तमाम इंतजाम वही संभाल रहा था। आज मेरी बहन की शादी थी। पूरा घर मेहमानों से भरा हुआ था। मैं बहन से मिलने उसके कमरे में गया तो वहां उसके पास ही मीना बैठी थी। उसने एक नजर उठाकर मुझे देखा और कमरे से बाहर निकल गई। मैंने गर्दन मोड़कर उसे बाहर जाते देखा और सोचने लगा कि कैसी अजीब लड़की है यह। एक बार भी शिकवा नहीं किया, वरना ऐसी स्थिति में लड़कियां तो बहुत वावेला करती हैं।
खैर, बहन से मिलकर उसे शादी का गिफ्ट देकर मैं बाहर आ गया। हर तरफ शाम के साए बिखरे हुए थे। मुझे अपने पीछे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी तो मैंने मुड़कर देखा। वह प्रियंका थी। मुझे देखकर मुस्कुरा दी। वह दिन मेरी जिंदगी का बेहतरीन दिन था। 2 दिन बाद रिसेप्शन, वलीमा था। वह हर फंक्शन में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही थी। मुझे उसके इस व्यवहार से उलझन हो रही थी। वह ऐसा पेश आ रही थी जैसे कुछ हुआ ही न हो। मगर हैरानी की बात तो ये थी कि माँ भी मुझे कुछ नहीं कह रही थी। उन्होंने प्रियंका को भी कबूल कर लिया था। मेरा इरादा अब यहीं रहकर कुछ करने का था। मैंने माँ से बात करके कारोबार शुरू करने का सोचा। कुछ पैसे मेरे पास थे, कुछ माँ और प्रियंका ने दे दिए। मैंने भगवान का नाम लेकर काम शुरू कर दिया। कुछ समय बाद मेरा काम चलना शुरू हो गया। जिंदगी एक नए रुख पर मुड़ गई। सब सही चल रहा था कि एक दिन अचानक मीना आ गई। वह अलविदा कहने आई थी। उसने बताया कि वह वापस अपने माता पिता के साथ इटली जा रही है और अब कभी वापस नहीं आएगी। यह सुनकर मैं और परेशान हो गया। अगले दिन मैं उससे मिलने उसके घर गया तो वह घर पर ही मौजूद थी। मैंने उससे पूछा कि उसने क्या सोचा है आगे का, वह इस विवाह के बारे में क्या सोचती है। उसने कहा कि वह बड़ों का फैसला था जो हमारे बचपन में किया गया, मगर अब हम बड़े हो चुके हैं। तुमने भी अपना घर बसा लिया है और मेरी भी कोई भावनात्मक अटैचमेंट नहीं इस रिश्ते से। तुम चाहो तो इसे खत्म कर सकते हो। अगले दिन वह हमारे घर आई और माँ के कमरे में बैठकर काफी देर न जाने उनसे क्या बातें करती रहीं। फिर जब वह माँ के साथ बाहर निकली तो उसके चेहरे पर सब ठीक है का भाव था। मैंने माँ की तरफ देखा तो उनकी आंखों में मेरे लिए शुक्रिया झलक रहा था। मैंने नजरें चुरा लीं। फिर उसके जाने से पहले मैंने तलाक का इंतजाम कर लिया और यह चरण भी अपने अंजाम को पहुंचा। मुझे यूं लग रहा था जैसे मैं एक लंबी मुसाफत तय करके आया हूं। मैंने देखा मेरी माँ अब भी सालों पुराने रिश्ते को तोड़ने पर दुखी थीं। और रही बात मेरी तो मेरा दिल इस मामले में मुझे क्या कहता है, मुझे इसकी बिल्कुल भी खबर न थी। वह आज जा रही थी। हम सबसे मिलकर वह लोग एयरपोर्ट के लिए निकलने वाले थे। मैं उन्हें छोड़ने जा रहा था। सारे रास्ते हमारे बीच कोई बात न हुई। मुझे यूं लग रहा था जैसे उसके माता पिता भी मुझसे खफा खफा से हैं। मैं उनसे बात करने की हिम्मत ही न कर पाया। एयरपोर्ट पहुंचकर मैंने गाड़ी रोकी और उतरकर उनका सामान उतारने में मदद करने लगा। इस सब से फारिग होकर वह अंदर बढ़ने लगे तो वह रुकी और एक कागज मेरे हाथ में थमाया। मैंने उसकी तरफ देखा तो उसने कहा, यह तुम्हारे लिए है, और फिर वह अंदर की तरफ चली गई। मैं वापसी के लिए मुड़ा और गाड़ी में बैठकर वह कागज खोला तो उसमें एक लेटर था। मैंने पढ़ना शुरू किया। लिखा था, जब तुम यह पढ़ रहे होगे उस समय मैं तुमसे बहुत दूर जा रही होंगी। मैंने जब पहली बार इटली में तुम्हें देखा था मैं तभी पहचान गई थी। हम 20 सालों से हिंदुस्तान नहीं आए थे, मगर तुम्हारी माँ से हम संपर्क में रहते थे। वह बीच बीच में तुम्हारी तस्वीरें भेजती रहती थीं। एक दिन उन्होंने बताया कि तुम इटली आ रहे हो, मगर मुझे यह नहीं पता था कि तुम इटली में किस शहर में आओगे। फिर जब मैंने तुम्हें वेनिस में देखा और मौसी से भी पूछा तो मुझे यकीन हो गया कि यह तुम ही हो। देर से ही सही, मगर माँ ने बता दिया था। हम लगभग रोज मिलने लगे थे। तुम उन मुलाकातों को दोस्ती का नाम देते थे और मैं प्रेम का देने लगी थी। तुम्हारे साथ गुजरे सारे पल मुझे हमेशा याद रहेंगे। मुझे याद है एक दिन तुम मेरे पास आए। तुम बहुत परेशान थे। उस समय मैंने तुम्हारी परेशानी की वजह पूछी तो तुमने बताया कि तुम्हें एक नौकरी की जरूरत है। प्रियंका मेरी क्लास फेलो थी और उसकी माँ मेरी दोस्त। मैंने तुम्हारी मदद करने का सोचा और अपनी दोस्त की माताजी की मदद से तुम्हें प्रियंका की कंपनी में नौकरी दिलवाई। तुम एक दिन में 3-3 नौकरियां करते थे। फिर एक दिन मेरे माता पिता के बीच सख्त झगड़ा हो गया। हम दूसरे शहर चले गए और मैं तुम्हें बिना बताए वह शहर छोड़ गई। जब वापस आई तो पता चला कि तुम मुझे तलाश कर रहे थे। कुछ दिन बाद मैंने तुम्हें प्रियंका के साथ देखा। तुम शायद नहीं जानते कि प्रियंका मेरी क्लास फेलो है। मैंने उससे वादा लिया था कि वह तुम्हें मेरे बारे में नहीं बताएगी। वह सिर्फ इतना जानती है कि मैं तुम्हारी कजिन हूँ। विवाह वाली बात उसे कभी नहीं पता चलनी चाहिए। उसने बहुत मुश्किल जिंदगी गुजारी है। मैं चाहती हूँ तुम उसे बहुत खुश रखो। यहाँ आकर तुमसे तलाक लेना, ये सब मेरा अपना निजी फैसला है और यही बहुत से लोगों के लिए बेहतर है। मैं बेशक तुमसे प्रेम कर बैठी, मगर मुझे जबरदस्ती का रिश्ता कभी नहीं चाहिए था। इसलिए मैंने यहां से जाने का फैसला किया। शायद मैं जिंदगी के किसी मोड़ पर आगे बढ़ जाऊं, मगर फिलहाल मैं इस माहौल से दूर जाकर अपने दिल के घाव को भरना चाहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि तुम मुझे यह सब छुपाने पर माफ कर दोगे। उसका लेटर पढ़कर मैं दंग रह गया। वह सब जानती थी, मगर उसने कभी मुझे एहसास तक न होने दिया। वह मुझसे प्रेम करती थी, ये बात मुझे क्यों नहीं पता चली। मैं कितनी देर इस लेटर के साये में रहा और प्रियंका उसके इतने करीब थी और मुझे पता न चला।
उस समय मैं खुद को दुनिया का सबसे बेवकूफ इंसान समझ रहा था, मगर मेरा दिल इस मामले में मुझे क्या कहता है यह मैं नहीं जानता था। बस गुजरते समय के साथ साथ उसकी याद मेरे दिल और दिमाग में नक्श होकर रह गई थी, और मैं जानता था कि यह अब कभी नहीं मिटने वाली। लेटर पढ़ने के बाद मेरा दिमाग मौफ हो चुका था। मेरी आंखों के सामने अतीत के सारे दृश्य फिल्म की तरह चलने लगे थे। मीना की वह उदास आंखें, उसका वह खामोश व्यवहार और उसका मुझसे दूर रहना। मैंने कभी सोचा भी न था कि जिस शख्स को मैं अजनबी समझता था वह वास्तव में मेरे बचपन की मंगेतर थी। मैंने एक गहरी सांस ली और कार स्टार्ट की। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मुझे मीना से बात करनी चाहिए थी, उसे बताना चाहिए था कि मैं उसके जज्बातों की कद्र करता हूं, लेकिन वह तो जा चुकी थी। मैंने गाड़ी रोकी और अपना सिर स्टीयरिंग पर रखकर आंखों से बहने वाले आंसुओं को आजाद कर दिया। यह कोई दोस्ती या संबंध नहीं था, ये एक ऐसा रिश्ता था जो भाग्य ने मेरे लिए चुना था, मगर मैंने उसे कभी पहचानने की कोशिश ही नहीं की। मैंने प्रियंका के साथ जिंदगी के नए अध्याय का आगाज तो कर लिया था, मगर क्या मैंने मीना के दिल को दुख पहुंचाया था? यह सवाल मेरे दिल को काट रहा था। घर पहुंचते ही मैं खामोशी से अपने कमरे में चला गया। प्रियंका ने मुझे उदास देखकर पूछा तो मैंने झूठ बोल दिया कि मैं थका हुआ हूं। मैंने रात भर नींद का इंतजार किया, मगर वह मुझसे दूर रही। अगले दिन सुबह मैंने माँ से बात की। मैंने उन्हें बताया कि मुझे मीना के लेटर से सब कुछ मालूम हो गया है। माँ ने मेरी बात सुनकर एक लंबी आह भरी और कहा, बेटा, मीना बहुत नेक और समझदार लड़की है। उसने हमेशा तुम सबके बारे में सोचा। जब मैंने तुम्हें इटली आने की इजाजत दी थी तो वह मुझसे बहुत नाराज थी, लेकिन जब उसे पता चला कि तुम कितनी मुश्किलों का शिकार हो तो उसने तुम्हें चुपके से मदद दी। तुम्हारे 3-3 नौकरियां करने का कारण वह थी। उसने अपनी दोस्त के जरिए तुम्हारी नौकरी लगवाई। फिर जब उसकी माँ को पता चला तो उन्होंने मुझसे बात की और तुम्हारी मदद की और तुम्हें वापस वतन आने में मदद की। माँ की बातें सुनकर मुझे एक नया सदमा लगा। जिस औरत को मैं एक मासूम लड़की समझ रहा था वह तो मेरी हर परेशानी से वाकिफ थी और खामोशी से मेरी मदद कर रही थी। माँ, मैंने उसके साथ बहुत बुरा किया, मैंने दुख से कहा। नहीं बेटा, यह तुम्हारी किस्मत थी। मीना ने अपना दिल दुखाकर तुम्हारे लिए वह फैसला किया जिसमें तुम सबकी भलाई थी। समय गुजरता गया और मैंने अपना कारोबार पूरी मेहनत और लगन से शुरू किया। मेरे और प्रियंका के संबंध भी बेहतर हो रहे थे। वह एक समझदार और प्रेम करने वाली पत्नी थी। उसने घर के हर सदस्य को बहुत जल्द अपना लिया था और सबको उससे बहुत प्रेम हो गया था। लेकिन मेरे दिल का एक कोना अब भी खाली था। मीना की याद मेरे दिल में हमेशा एक दर्द बनकर रहती। मेरे कारोबार में काफी तरक्की हो चुकी थी। एक दिन मुझे मालूम हुआ कि मेरी फैक्ट्री के एक हिस्से में आग लग गई है, जिसकी वजह से मुझे काफी नुकसान हो चुका था। मैं बहुत परेशान हो गया। मेरे कंधों पर एक बार फिर आर्थिक बोझ आ पड़ा था। प्रियंका ने मुझे तसल्ली दी और कहा, हम मिलकर इसका सामना करेंगे, परेशान मत हो। मैंने सब ठीक करने के लिए दिन रात मेहनत शुरू कर दी। इसी दौरान मेरी बहन की शादी भी होने वाली थी और मुझे एक बार फिर वित्तीय दबाव का सामना करना पड़ा। इन्हीं दिनों मुझे एक दिन इटली से विकास की कॉल आई। वह मुझे बता रहा था कि वह कुछ समय के लिए हिंदुस्तान आ रहा है और मुझसे मिलना चाहता है। मैं खुश हुआ कि चलो, अब मुझसे मिलने एक ऐसा शख्स आ रहा है जो वहां की सब बातें बताएगा। विकास आया तो हमने खूब बातें की। उसने मुझे प्रियंका और उसके घर वालों की खैरियत बताई। उसने कहा, करण, मीना ने तुम्हारे बारे में कभी कुछ भी गलत नहीं कहा। वह तुम्हारे परिवार की खुशी देखकर खुश होती है। ये सुनकर मुझे एक नया सुकून मिला। फिर एक दिन विकास ने मुझे एक शख्स से मिलवाया। उसका नाम नीरज था और वह एक मशहूर बिजनेसमैन था। वह इटली में मेरा और मीना का पड़ोसी था। उसने मुझे अपना परिचय कराया और बताया कि वह भी हमारे शहर में अपने बिजनेस के सिलसिले में आया हुआ है। मुझे उससे मिलकर हैरानी हुई। वह वही शख्स था जिसने मुझे और मीना को पहली दफा वेनिस में देखा था। नीरज ने बताया कि वह भी कभी परेशान था और उसने भी सब कुछ छोड़कर वेनिस में आवास लिया था, मगर फिर समय के साथ सब ठीक हो गया। नीरज ने मुझसे पूछा, क्या तुम अब भी अपनी बहन की शादी के लिए परेशान हो? मैंने कहा, हाँ, कुछ आर्थिक मुश्किलें हैं। उसने मुस्कुराते हुए कहा, परेशान मत हो, मेरे पास एक हल है। उसने मुझे एक बहुत बड़ा ऑर्डर दिया जिससे मेरी सारी मुश्किलें हल हो गईं। मैंने उसे शुक्रिया अदा किया तो उसने कहा, यह सब तुम ही कर सकते हो, इसमें मेरा कोई एहसान नहीं, बल्कि यह तो तुम ही एक असली नायक हो। तुम जैसे लोग अपने परिवार के लिए अपनी खुशियों की कुर्बानी देते हैं और दुनिया में उन्हें ही सफल कहा जाता है। मैं उसकी बातों से बहुत प्रभावित हुआ। मैंने वह ऑर्डर पूरा किया और मेरी फैक्ट्री दोबारा चलने लगी। मैंने शानदार तरीके से अपनी बहन की शादी की। सब बहुत खुश थे। प्रियंका ने भी हर चीज में मेरा साथ दिया।
वेनिस से एक नया पत्र वर्टिकल बार। एक दिन जब मैं अपने दफ्तर में बैठा हुआ था तो एक डाकिया आया और मुझे एक लेटर दिया। मैंने खोलकर पढ़ा तो वह मीना की तरफ से था। उसने लिखा था, करण, मैंने तुम्हारे बारे में सुना है। तुम एक बहुत अच्छे और सच्चे इंसान हो। मुझे खुशी है कि तुमने प्रियंका का साथ दिया और एक सफल कारोबार भी शुरू किया। फिर उसने कहा, मैं जानती हूं कि तुमने मेरी वजह से बहुत परेशानियां बर्दाश्त की। मैंने तुम्हें बहुत समय दिया ताकि तुम अपना दिल खोल सको, मगर तुमने मुझे कभी अहमियत नहीं दी। लेकिन इसमें मेरी कोई खफगी नहीं, क्योंकि मैंने कभी चाहा ही नहीं। मुझे पता था कि अगर मैं तुम्हें बताती कि मैं तुम्हारी मंगेतर हूं तो तुम मुझसे कुछ देर बाद जरूर विवाह करते, मगर इससे प्रियंका का घर बर्बाद हो जाता। इसीलिए मैंने यह फैसला किया। मुझे तुम पर गर्व है कि तुमने एक अच्छे पति और अच्छे भाई का फर्ज निभाया। तुमने अपनी कुर्बानियों से अपने परिवार को खुश रखा। लेटर के आखिर में लिखा था, मुझे माफ कर देना कि मैंने तुमसे सच छुपाया, लेकिन मैंने यह सिर्फ तुम्हारी भलाई के लिए किया। तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। यह लेटर पढ़कर मैं रो पड़ा। मुझे आज एहसास हुआ कि मीना की कुर्बानी कितनी बड़ी थी। मैं उसके साथ बहुत कुछ करना चाहता था। मैं उसे ढूंढना चाहता था और उसका शुक्रिया अदा करना चाहता था, लेकिन मुझे उसका पता मालूम नहीं था। नई यात्रा वर्टिकल बार। समय गुजरने के साथ मैंने प्रियंका के साथ एक खुशहाल जिंदगी गुजारी। हमारे एक बेटा और एक बेटी हुई। मैंने उन्हें वही शिक्षा और संस्कार दिए जो मीना ने अपने लेटर में बताए थे। मैंने अपने बच्चों को बताया कि कुर्बानी क्या होती है और दूसरों की खुशी में खुशी तलाश करना क्या है। मैंने उन्हें अपने परिवार की कद्र करना सिखाया। मैंने प्रियंका को भी मीना की पूरी कहानी बताई। वह हैरान रह गई कि मीना ने किस कदर कुर्बानी दी थी। उसने कहा, करण, मैं तुम्हारे साथ उस दिन तक रहूंगी जब तक तुम्हारा दिल तुम्हें यह नहीं कहता कि तुम मीना के पास जाओ और उससे माफी मांगो। एक दिन मैं अपने दिल की आवाज सुनकर इटली जाने का फैसला कर लिया। मैंने प्रियंका को बताया तो वह खुशी से बोली, जाओ और उस औरत से माफी मांगो जिसने तुम्हारी और हमारी जिंदगी को खूबसूरत बनाया। मैं इटली पहुंचकर उसके घर गया, मगर वह घर बंद था। मैंने पड़ोसियों से पूछा तो उन्होंने बताया कि वे लोग कुछ साल पहले एक नई इमारत में शिफ्ट हो गए हैं। मैंने उनसे उनका नया पता पूछा तो उनके पास कोई जानकारी नहीं थी। मैं वेनिस में था, मगर मुझे यूं महसूस हो रहा था जैसे मैं किसी वीरान रेगिस्तान में हूं। मैंने पूरी कोशिश की कि वह मुझे मिल जाए। मैंने अपने कजिन विकास और नीरज से भी संपर्क किया, मगर कोई भी उसका पता नहीं बता सका था। एक दिन मैं वहां की एक यूनिवर्सिटी में लेक्चर दे रहा था तो मैंने वहां एक पुराने दोस्त को देखा। मैंने उससे पूछा, क्या तुम मीना को जानते हो? उसने कहा, हाँ, वह तो मेरी प्रोफेसर है। मैंने उससे उसका पता पूछा तो उसने मुझे उसके ऑफिस का पता दे दिया। मैं तुरंत उसके ऑफिस गया और उसे बताया कि मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। मैं उससे मिलकर बहुत भावुक हो गया। वह भी बहुत खुश नजर आ रही थी। उसने पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने कहा, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था और मैं तुम्हें इसलिए ढूंढ रहा था कि मैं तुमसे माफी मांग सकूं। तुमने मेरी जिंदगी में इतना कुछ किया और मैंने तुम्हें कभी महसूस ही नहीं किया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, करण, तुमने मेरे प्रेम को कबूल किया और मैंने तुम्हारे प्रेम को कबूल किया है। हम दोनों ने एक दूसरे की मदद की है। मैंने उसे बताया कि मैंने अब अपना कारोबार शुरू कर लिया है और अब मैं एक बहुत अच्छे परिवार का मालिक हूँ। मैंने उसे अपनी कहानी सुनाई और बताया कि मैं कितना खुश हूँ। उसने कहा, करण, तुमने वह सब कुछ हासिल कर लिया जो तुम्हारा सपना था। उससे मिलकर मुझे एक नया सुकून मिला। मैं हिंदुस्तान वापस आया और प्रियंका को सब कुछ बताया। वह भी बहुत खुश हुई। उसके बाद मैंने मीना के नाम पर हिंदुस्तान में एक ऐसा ट्रस्ट स्थापित किया जो गरीब परिवारों की लड़कियों की शिक्षा और शादी में मदद करता था। मैंने इस ट्रस्ट का नाम मीना ट्रस्ट रखा क्योंकि मैं जानता था कि मीना ने अपनी खुशियों को कुर्बान करके मेरी जिंदगी को रोशन किया था और अब मेरा फर्ज था कि मैं भी उसके नाम पर दूसरों की जिंदगी में रोशनी भरूं। मैंने यह भी फैसला किया कि मैं हर साल मीना के पास जाकर उसे इस ट्रस्ट की सफलताओं के बारे में बताऊंगा। मेरी कहानी का निष्कर्ष अब यह था कि मैंने एक सच्ची और पवित्र प्रेम को खो दिया था, लेकिन मैंने एक नई और मजबूत प्रेम को अपना लिया था। मैंने यह भी सीखा कि जिंदगी में कोई भी रास्ता गलत नहीं होता, बल्कि हमें यह सोचकर चलना पड़ता है कि हमें अपनी जिंदगी में आगे कैसे बढ़ना है। और यही मेरी कहानी का आखिरी हिस्सा था जिसमें मैंने एक नए रुख पर अपनी यात्रा शुरू की थी।